ड्रामा के स्टार्ट में हमारे हीरो जेनिंग को दिखाया जाता है, जो कि वॉन्सिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, जो किसी का वेट कर रहा था और असिस्टेंट से कहता है कि तुम मुझे आधे घंटे में यहाँ से ले जाना, और उसे वहाँ से भेज देता है। तभी स्कूटी से हमारी हीरोइन तोंग आती है और वो उतर कर दौड़ते हुए जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तो जेनिंग उसे संभाल लेता है। वो तो जेनिंग को देखती ही रह जाती है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा उठने का इरादा है कि नहीं, जिससे तोंग थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और तुरंत खड़ी होकर कहती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडमा के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, मेरा नाम तोंग है। और उसके सामने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन जेनिंग उससे हाथ नहीं मिलाता और उसे हेलो कहता है। तो तोंग कहती है कि चलो अब मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि अभी तुम पहली बार मिले हैं, तुम सीधा शादी की बात कर रही हो, अभी तो मैंने अपना पूरी तरह से इंट्रोडक्शन भी तुम्हें नहीं दिया है। वो कहती कि मुझे पता है कि तुम जैनिंग हो और तुम्हारे पास कार और घर नहीं है, तुम सिर्फ 5,000 की जॉब करते हो। जो सुनकर जैनिंग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ग्रैंडमा ने ये सब मेरे बारे में बताया है। तो तोंग याद करती है जहाँ पर ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो, तुमने मेरी जान बचाई और हमें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। मेरा ग्रैंडसन बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया है और अभी वो रिटायर भी नहीं हुआ है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। प्रेजेंट में तोंग उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में जानती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम शादी कर लेते हैं, और उसे शादी करने के लिए ले जाती है। वहाँ जाकर जेनिंग थंबप्रिंट दे देता है और उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी सोच सकती हो। तो तोंग कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है और वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। तोंग सोचने लगती है कि मैं जिससे अभी अभी मिली हूँ, मैंने उससे शादी भी कर ली, और जेनिंग से कहने लगती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो हम लोग साथ में रहेंगे। तो जेनिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी ग्रैंडमा पर क्या जादू किया है और तुम चाहती क्या हो मुझसे शादी करके, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मुझसे तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ और लेट घर आता हूँ, और कभी कभी मुझे ट्रेवल भी करना पड़ता है। तोंग सोचने लगती है कि 5,000 कमाने वाला इतना ज़्यादा बिजी कैसे हो सकता है। जेनिंग कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, मैं हर महीने 10 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। तो वो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी जॉब है, बस तुम अपना ख्याल रखो, हम बस एक दूसरे के लिए नॉर्मल पर्सन है। तो जेनिंग कहता है कि हमारी शादी हो चुकी, तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चला जाता है। तोंग उसे कहने लगती है कि तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम रहते कहाँ हो, लेकिन वो निकल जाता है। जिसके बाद तोंग अपने घर जा रही थी और सोचती है कि जेनिंग चाहे जितना ही खड़ूस हो, पर अब मुझे अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लोग के साथ नहीं रहना होगा, और इस वजह से उनकी लड़ाई भी नहीं होगी। तभी वो घर के अंदर से सुनती है जहाँ पर उसकी सिस्टर लिन और उसका ब्रदर इन लॉ जो आपस में बातें कर रहे थे। लिन अपने हस्बैंड से कहती है कि तोंग इस घर का रेंट भरती है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जो कहता है कि थोड़े से पैसों से हमारा क्या होगा, अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ पर रहे तो उसे सारा खर्चा उठाना होगा। तो लिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरी सिस्टर है, तुम्हारी और बच्चों की वजह से ही मैंने जॉब छोड़ दी थी, अगर तुम सारा कुछ बराबर ही चाहते हो तो तुम भी तो घर पर कुछ नहीं करते हो। तो वो उसे डांटने लगता है। तभी तोंग अंदर आ जाता और उनसे कहती है कि मैंने शादी कर लिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर जो और लिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जो कहने लगता है कि उन लोगों ने तो हमें ब्राइड प्राइस भी नहीं दिया। जो सुनकर लिन जो को चुप रहने के लिए कहती है। जो उठकर वहाँ से चला जाता है। लिन तोंग से बात करती है और कहती है कि कहीं तुमने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, इस वजह से तुम ये सब कह रही हो कि तुमने अचानक शादी कर ली। तो तोंग उससे झूठ बोलती है कि नहीं, मैं उस इंसान को बहुत सालों से जानती थी, लेकिन मैंने ये बात सीक्रेट रखी थी, लेकिन अब मुझे ठीक टाइम लगा तो मैंने शादी कर ली, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तोंग लिन को कहती है कि ब्रदर इन लॉ तुमसे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर उनका कोई चक्कर चल रहा हो। तो लिन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बुरा होगा पर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तोंग कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, हम किसी और दिन मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। तोंग जाते हुए सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता है जिससे मैंने अभी शादी की है, और मैंने उसको कॉल भी किया, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इतना बिजी कि जैसे किसी कंपनी का प्रेसिडेंट हो। अगर मुझे पता नहीं होता कि वो 5,000 की जॉब करने वाला एम्प्लॉय है, तो मुझे तो लगता है कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा जो मीटिंग में बैठा हुआ है। तभी उसे जेनिंग की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल किया था। तो तोंग कहती है कि मुझे तुम्हारे घर की लोकेशन नहीं पता है। तो जेनिंग कहता है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, और कॉल कट करके असिस्टेंट से कहता है कि एक छोटा सा घर खरीदो जो अंदर से थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो असिस्टेंट ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंडमा का कॉल जेनिंग को आता है और ग्रैंडमा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें तोंग कैसी लगी, वो अच्छी है ना। तो जेनिंग कहता है कि आप इसे कैसे कह सकती है कि मेरी सैलरी बस 5,000 है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें हमेशा से यही चिंता थी ना कि कोई भी लड़की तुम्हारे पैसे और स्टेटस के पीछे ना हो, तो देख लो अब तोंग ने तुमसे पैसे और स्टेटस के लिए शादी नहीं की है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जेनिंग कहता है कि आपके कहने पर मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन अगर मुझे 1 साल तक उससे प्यार नहीं हुआ तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूर उससे प्यार हो जाएगा, और कॉल कट कर देती है। जेनिंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर तोंग को देखते हुए उसके बारे में सोचने लगता है। इधर तोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड जून से बात कर रही थी और उसे अपनी शादी के बारे में बताती है। जो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी शादी कब और कैसे हुई और किससे हुई। तो तोंग उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। जून सर्टिफिकेट देखते हुए कहने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें ये कहाँ पर मिला। तो तोंग उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लोग के साथ रहती थी, जिस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और ब्रदर इन लॉ मेरी सिस्टर को बहुत सुनाते थे, इस वजह से मुझे उनका घर छोड़ना था, तो मैंने ये शादी कर ली। वहीं जून फोटो देखकर और नाम देखकर कहने लगती है कि कहीं ये वही तो नहीं जो सिटी का रिचेस्ट मैन है और वॉन्सिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो तोंग कहती है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरा हस्बैंड बस एक एम्प्लॉय है लेकिन बहुत अच्छा है।
उन कहती है कि कुछ दिनों बाद एक पार्टी है और तुम मेरे साथ चलना, मेरी मॉम ने वहाँ पर मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहती। तो तोंग उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद तोंग घर पहुंचती है और घर को देखकर कहती है कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जेनिंग अभी तक नहीं आया, चलो मैं उससे पूछ लेती हूँ। और जेनिंग को कॉल करने लगती है, लेकिन वो मीटिंग में था जिस वजह से वो कॉल अटेंड नहीं करता। असिस्टेंट जेनिंग से कहता है कि नेक्स्ट डाटा आपके मोबाइल में है, तो क्या आप मोबाइल की स्क्रीन हमसे शेयर करेंगे, तो वो ओके कहता है और मोबाइल स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चलने लगती है। वही तोंग कहती है कि इसने दोबारा से मेरा कॉल कट कर दिया, चलो मैं मैसेज कर देती हूँ। और जेनिंग को मैसेज करने लगती है और उसके मैसेज स्क्रीन पर दिखने लगते हैं, जिससे असिस्टेंट चुप हो जाता है। जेनिंग उससे कहता है कि तुम कंटिन्यू रखो। तभी तोंग दोबारा से उसे मैसेज करती है और उसे हस्बैंड कहकर बुलाने लगती है। ये सब देखकर तो जेनिंग भी एम्बेरस हो जाता है और मीटिंग को वहीं पर खत्म करके चला जाता है। सभी लोग जेनिंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या हमारे बॉस ने शादी कर ली है, लेकिन उस खड़ूस इंसान के साथ शादी किसने की होगी, जरूर वो कोई रिच पर्सन होगी। इधर तोंग सोच रही थी कि जेनिंग ने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी रोबोट को मैसेज भेज रही हूँ। चलो तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी जेनिंग घर पहुंचता है और देखता है कि ये कहाँ पर चली गई और घर में तोंग को ढूंढने लगता है। तभी वो वॉशरूम का डोर खोलता है जहाँ पर तोंग खड़ी हुई थी और चिल्लाती है। तो जेनिंग कहने लगता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। तो तोंग कहने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में एक आदमी भी रहता है। तो जेनिंग उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि अभी तो मैसेज में तुमने मुझे हस्बैंड कहकर बुलाया था और तुम इतनी जल्दी भूल भी गई। तो वो कहती है कि मतलब कि तुमने मेरे मैसेजेस देख लिए थे, लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। चाहे तुम जितना मर्जी बिजी हो, लेकिन थोड़े से सब तो लिखकर भेज ही सकते थे। और उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये बहुत गंदी आदत है, मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तुम्हें पता भी है। तो वो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ। तो तोंग कहती है कि चलो ठीक है, चलो तुम जाकर अब रेस्ट कर लो। तो वो पूछता है कि क्या हम दोनों एक रूम में नहीं रह रहे हैं। तो तोंग कहती है कि नहीं, तुम मेन बेडरूम में रहोगे और मैं गेस्ट रूम में, क्योंकि मुझे ग्रैंडमा ने तुम्हारी आदत के बारे में बताया था कि तुम बाहर के लोगों से इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हो, और हमारी शादी हुए भी तो एक ही दिन हुआ है और मिले हुए भी, तो जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम अलग अलग रह सकते हैं। और वहाँ से चली जाती है। जेनिंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिंग फ्रेश होकर टॉवल में बाहर आ जाता है। तोंग उसे देखती है तो वो तो एम्बेरस हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर एक औरत भी रहती है, और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो तोंग हंसने लगती है। जेनिंग वापस वहाँ पर आता है चेंज करके। तो तोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं था, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है, तुम खा लो। तो वो कहता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। तोंग उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं घर पर बना लूंगी। तभी तोंग को जून का मैसेज आता है, जिसे देखकर तोंग कहने लगती है कि अभी मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के साथ, तो तुम खाना खा लेना। और वहाँ से चली जाती है। जेनिंग खाना ट्राई करता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। इधर तुम पार्टी में पहुंचती है और अपनी फ्रेंड जून को कॉल करती है। तो जून कहती है कि मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई हूँ, बस आ रही हूँ। तोंग जून का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर कांग और सू आ जाते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे कि इस पार्टी में देश के रिचेस्ट पर्सन आने वाले हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी। और जैसे ही वो तोंग को देखते हैं तो सू तोंग को सुनाने लगती है कि जरूर तुम यहाँ पर कांग को ही देखने के लिए आई होगी, लेकिन उसने तुमसे ब्रेकअप कर दिया है। तो तोंग सोचने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड की वजह से आई थी और यहाँ पर मुझे मेरा एक्स दिख गया। तोंग कहती है कि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ। जो सुनकर सू तोंग से कहती है कि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं, तो मैं गरीब हूँ और ना ही तुम्हारे पास माँ बाप है। और कांग भी तोंग से कहने लगता है कि तुमने कितने चीप कपड़े पहने हैं, शुक्र है कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया। तो तोंग उसे सुनाने लगती है कि तुम एक चीटर हो और बेकार इंसान हो, मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक पल नहीं रहना चाहती थी। बाहर से जेनिंग और असिस्टेंट भी तोंग को वहाँ पर देख लेते हैं। जेनिंग सोचने लगता है कि ये तो कह रही थी कि ये इसकी फ्रेंड के साथ है। असिस्टेंट जेनिंग को कहता है कि उन लोगों को देखकर नहीं लग रहा है कि वो मैडम के साथ फ्रेंडली है। तो जेनिंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम डायरेक्टर जाओ को कहो कि वो तोंग को बाहर से रिसीव करने आए। वही सू तोंग से कहने लगती है कि तुम्हारा इन्विटेशन कहाँ पर है। तो तोंग सोचती है कि वो तो जून के पास होगा और बोल देती है कि मैं भूल गई। जो सुनकर सू उस पर हंसने लगती है और कांग भी कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी मेरे साथ होती तो तुम इस पार्टी में आसानी से जा सकती थी। दोनों मिलकर तोंग की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और तोंग को मैडम कहता है। तो सू कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि कौन भिखारी है और कौन अमीर। तो मैनेजर उसकी बातों को इग्नोर कर तोंग से पूछता है कि क्या आप तोंग हो। तो वो हाँ कहती है। तो मैनेजर कहता है कि डायरेक्टर जाओ ने आपको वीआईपी एंट्री देने की बात कही है। जो सुनकर वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं कि ये डायरेक्टर जाओ को कैसे जानती है। तो उनके पास तो अभी कोई भी चारा नहीं था, तो वो भी मैनेजर के साथ चली जाती है। सू कांग से कहने लगती कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता, जरूर इसने उन्हें सीड्यूस किया होगा। इधर तुम पार्टी में जाती है और वहाँ पर सोच रही थी कि डायरेक्टर जाओ ने मुझे वीआईपी एंट्री क्यों दी, क्या जून ने उन्हें कहा होगा, और खाना टेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर फिर से सू आ जाती है और उसे फिर से सुनाने लगती है कि तुम तो इस पार्टी में रहना भी डिजर्व नहीं करती। तो कहती है कि तुमने खुद देखा कि डायरेक्टर जाओ ने मुझे वीआईपी एंट्री दी है। तो सू कहती है कि जरूर उसके लिए तुमने अपने शरीर को बेचा होगा। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि मिस्टर जेन आ रहे हैं। सभी लोग जेनिंग को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे तोंग जेनिंग को नहीं देख पाती और सोचने लगती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं सिटी के रिचेस्ट पर्सन को भी देख नहीं पा रही, लेकिन उनकी बेक मेरे हस्बैंड की तरह लग रही है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, मेरा हस्बैंड तो एक छोटा सा एम्प्लॉय है। तभी सू दोबारा से तोंग को सुनाने लगती है कि तुम्हारे पास पहले से ही डायरेक्टर जाओ है, तो तुम मिस्टर जेन को क्यों देख रही हो, क्या तुम उन्हें भी सीड्यूस करना चाहती हो। तभी कांग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो, अच्छा हुआ कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया। तभी वहाँ पर जून आ जाती है और कांग और सू दोनों को ही सुनाने लगती है कि तुम दोनों ने मिलकर तोंग के साथ चीट किया था।
और सू से कहती कि तुम ही मिस्ट्रेस बनने आई थी और दोनों की क्लास लगा देती है। जो सुनकर सू कांग से कहने लगती है कि देखो ये क्या बोल रही है, तो कांग सू को वहाँ से ले जाता है। जून तोंग से कहती है कि तुम मैंने सुनाती क्यों नहीं हो, इन्होंने मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। तो तोंग कहती है कि इनसे क्या ही बहस की जाए, तुम बताओ इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई। तो जून कहती है कि मैं नियान सिंह के साथ आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। जो सुनकर तोंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर नियान सिंह भी आ जाता है, जिसे देखकर तोंग कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए। वो कहता है कि तुम तो डे बाय डे बहुत ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो। तभी जून उनसे कहती है कि मेरी मॉम का मैसेज आ रहा है, उन्होंने मेरी ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी है, तो मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। नियान और तोंग आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है कि आपने शादी कर ली है, आपने इस रिलेशन के बारे में किसी को क्यों नहीं कुछ बताया। तो तोंग कहती है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से जैनिंग उन लोगों को देख रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि मैडम उस लड़के के साथ क्या कर रही है, क्या पता वो उनका फ्रेंड हो। तो जैनिंग असिस्टेंट को वहाँ से भगा देता है और उन्हें देखकर सोचने लगता है कि ये कितना हंसते हुए बातें कर रही है, क्या इसे पसंद नहीं है कि इसका हस्बैंड एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। तभी यहाँ पर दूसरा हस्बैंड ढूंढने आई है। वो तोंग को कॉल करता है, तो तोंग नियान से दूर होकर बात करती है और जैनिंग पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो तोंग कहती है कि मैं एक पार्टी में आई थी, तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन आए हैं, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आई थी उसकी ब्लाइंड डेट को इनकरेज करने के लिए, वो अभी गई हुई है। तो जैनिंग कहता है कि तुम मुझसे ये बात छुपा क्यों नहीं रही हो। तो वो कहती कि मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ जो मैं तुमसे छुपाऊँ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी तक आई नहीं है, तो मुझे उसे ढूंढना होगा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और कॉल कट करके जून को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे कांग मिल जाता है, जो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो, चलो मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ। और उसके करीब जाने लगता है, उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर नियान आ जाता है और कांग को तोंग से दूर रहने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड है। तो नियान कहता है कि अगर तुम इससे दूर नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। लेकिन कांग उल्टा नियान को ही बोलने लगता है कि अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। तभी जैनिंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि लगता है मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तोंग तो तुरंत जेनिंग के पास आ जाती है। कांग कहता है कि अब तुम कौन हो। जेनिंग कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मेरी वाइफ है। जो सुनकर कांग तो हैरान हो जाता है, तोंग से पूछने लगता है कि क्या तुमने शादी कर ली। तो तोंग हाँ कहती है और जेनिंग दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोंग जेनिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं अपने बॉस के साथ यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर हो, और उसे घर चलने के लिए कहता है। जेनिंग उससे पूछने लगता है कि वो जो दो आदमी थे ना, वो सेकंड जनरेशन के रिचेस्ट पर्सन है, तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मैं तो उनकी जगह पर कुछ भी नहीं हूँ। तो तोंग कहती है कि चाहे तुम उनके जितने रिच नहीं हो, लेकिन तुम हैंडसम तो हो और बहुत अच्छे हो, क्या तुम जेलस हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और उसे खाना देती है, जिसे देखकर जेनिंग कहता है कि ये क्या है। तो तोंग कहती है कि ये खाना सिटी के रिचेस्ट पर्सन खाते हैं, जो मैं उस पार्टी में से लेकर आई हूँ। जो सुनकर जेनिंग तो हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मैं भी अमीर हूँ। लेकिन टोंग तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि ठीक है, और उसे अपना बैंक कार्ड देते हुए कहती है कि इसे रख लो। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। तो टोंग उससे कहती है कि तुम मिस्टर जैन के साथ रहते हो और तुम सेकंड जनरेशन के रिचेस्ट पर्सन के साथ भी रहते हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें उनके सामने कभी भी एम्बेरस फील होना पड़े, इस वजह से तुम ये कार्ड रख लो। जेनिंग वो कार्ड नहीं लेता, तो टोंग कहती है कि ले लो, वैसे भी मैं तुम्हारे इस घर में रहती हूँ और हमारी शादी भी बस एक एग्रीमेंट ही तो है, तो मैं फ्री में तो कुछ भी नहीं लेना चाहती, तुम इसे प्लीज़ अपने पास रख लो, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस हैंडसम इंसान का ख्याल रखूँ। और उसे कार्ड पकड़ा देती है। जेनिंग तो बस उसे देखते ही रह जाता है और उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे रही हो तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना होगा। और उसके करीब जाने लगता है, जिससे टोंग तो एम्बेरस हो जाती है और बहाना लगाती है कि मैंने फ्लावर्स में पानी नहीं डाला है, और वहाँ से उठकर भाग जाती है। तो जेनिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में ज़रूर कोई खोट है, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। जिसके बाद दोनों खाना खा रहे थे, तभी टोंग को इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है, जिससे टोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा रिज्यूम वॉन्सिंग ग्रुप में सिलेक्ट हो गया है, अगर मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जो सुनकर जेनिंग हैरान हो जाता है कि वॉन्सिंग ग्रुप। तो टोंग हाँ कहती है और बताती है कि वॉन्सिंग ग्रुप सिटी का बिगेस्ट ग्रुप है। जिसके बाद वो इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, जहाँ पर मैनेजर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा रिज्यूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी उसकी नज़र उसके स्टेटस पर पड़ती है, जिसमें मैरिड लिखा हुआ था। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक मैरिड वुमन हो और साथ में ही तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। जो सुनकर टोंग कहने लगती है कि तुम इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैरिड वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें पैटर्निटी लीव देना पड़ता है, इस वजह से हम अवॉइड ही करते हैं। तो टोंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जेनिंग टोंग को जाते हुए देख लेता है। तभी मैनेजर आता है और जेनिंग उस पर भड़क जाता है कि तुम वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, उसे तुरंत हायर करो। तो वो तुरंत टोंग के पास जाता है और उसे हायर कर लेता है कि हमारे बॉस ने अभी हमसे कहा है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो टोंग कहती कि तुम्हारे बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तुमसे। जिसके बाद घर पर टोंग बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुकी थी। जेनिंग कहता है कि तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी 5,000 की सैलरी में तुम मुझे कैसे सपोर्ट करोगे, ग्रैंडमा ने मुझे सब कुछ बताया, तुम चिंता मत करो। और उससे बातें करते हुए कहने लगती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जेन एक रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन उनके आसपास ज़्यादा वुमेन नहीं घूमती, तो क्या वो, और अजीब से इशारे करने लगती हैं, जिससे जेनिंग तुरंत उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है।
तो तोंग कहती है कि मैं तुम्हारी बात थोड़े ना कर रही हूँ। जेनिंग कहता है कि मुझे गॉसिप बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो ओके कहती है। जेनिंग को तभी कुछ याद आता है और वो कहता है कि लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तुम उनसे दूर रहना। तो तोंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ। वो सोचने लगती है कि मुझे तो लगा कि बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे कैसे पता होगा। तभी जेनिंग उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे सरनेम से मत बुलाया करो, मेरा पूरा नाम लिया करो, क्योंकि अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। तो वो ओके कहती है। नेक्स्ट सीन में तोंग ऑफिस पहुंचती है। मैनेजर उसे उसकी सीट दिखाता है। वहीं ऑफिस के एम्प्लॉय तोंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि पहले से रिजेक्ट कर दिया गया था, जरूरी किसी और तरीके से आई होगी। तभी मैनेजर लियू तोंग के पास जाकर उससे बोलने लगती है कि तुम ऑफिस में कैसे आई। तो तोंग कहती कि मैंने इंटरव्यू दिया है। तो वो कहने लगती है कि हमें पता है कि तुमने कैसा इंटरव्यू दिया है, और उसे काफ़ी कुछ सुनाकर उसे अपना काम करने के लिए कहती है। तो तोंग कहती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए नहीं। जो सुनकर मैनेजर लियू तोंग से कहने लगती है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ और ये जगह हमारी है, तो तुम्हें हमारा कहना माना ही होगा, और उसे बुली करने लगती है और उसका बैग उठाकर नीचे गिरा देती है, जिससे तोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी बोलने लगती है और दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर जेनिंग आ जाता है और कहने लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी कब से हुई और तुम ऐसे अपने जूनियर को परेशान करती हो। तो लियू डरते हुए कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसे कंपनी के रूल सिखा रही थी। तो जेनिंग कहता है कि ऐसे रूल सिखाए जाते हो, और असिस्टेंट से कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को परेशान करे तो क्या रूल्स हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि उसे पूरी सिटी में बैन किया जाता है। तो लियू तुरंत जेनिंग से माफ़ी मांगने लगती है और तोंग का बैग उठाकर उसे देते हुए कहती है कि गलती से मेरा हाथ इसे लग गया था और ये नीचे गिर गया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जेनिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी तोंग जेनिंग को रोकती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। जेनिंग और तोंग वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एम्प्लॉय फिर से बातें करने लगते हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तोंग उससे कहती है कि जो भी अभी कुछ हुआ क्या आप तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो वो कहता है कि इसमें एक्सप्लेन क्या करना है। तो वो कहती है कि जो भी ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था ये सब कुछ उससे उल्टा है। तो क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं। तो मैं सच बता दूं कि मुझे ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड में। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी, और वहाँ से जाने लगती है। तो जेनिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका हाथ खुद से दूर करते हुए कहती कि मुझे काम करना है, और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लियू तोंग को देखते हुए कहती है कि ये सर के साथ इतनी देर तक रहकर आई, जरूर कोई ना कोई बात है। जिसके पास जेनिंग तोंग के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स बाहर से मंगवाता है। तो तोंग उसे खाने के लिए मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा स्टमक बाहर की चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जो देखकर जेनिंग को बहुत बुरा लगता है। तोंग ऑफिस पहुँचती है। तभी लियू फिर से वहाँ पर आ जाती है और तोंग से कहने लगती है कि तुम लेट हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से 500 डिडक्ट किए जाते हैं। तो तोंग कहती है कि मैं लेट नहीं हूँ। तो लियू कहती है कि न्यू एम्प्लॉय को आधे घंटे पहले आना चाहिए। तो तोंग कहती है कि ऐसा कोई रूल तो नहीं था। वो कहती कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और ये रूल है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो तोंग ओके कहकर वहाँ से चली जाती है। लियू सोचने लगती है कि अगर तुम हमारे प्रेसिडेंट को सिड्यूस करोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इधर जेनिंग तोंग की फोटो देख रहा था और न चाहते हुए भी उसे बुरा लग रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडमा की कॉल आती है और ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो जेनिंग उन्हें बताता है कि तोंग मुझसे नाराज है, अब मैं क्या करूं। ग्रैंडमा कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हमने उससे झूठ बोला है तो उसे हर्ट हुआ है, उसे ऐसा लगा होगा कि हमने उसे बेवकूफ़ बनाया। तो तुम बस ये करो कि उसके लिए खाना बनाओ और उससे दिल से माफ़ी मांगो। तो जेनिंग कहता है कि बस इतना ही। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी, लेकिन तुम्हें उसके गुस्से से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, क्या तुम उससे प्यार करने लग गए हो। तो जेनिंग कहता है कि नहीं, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उससे झूठ बोला, और कॉल कट कर देता है। ग्रैंडमा हंसने लगती है कि ज़रूर कोई बात है। जिसके पास जेनिंग तोंग के लिए खाना बनाकर रेडी कर रहा था, तभी तोंग आती है और उसे कुक करते हुए देखकर कहने लगती है कि क्या तुमने ये सब बनाया है। तो वो हाँ कहता है। तो तोंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं इतने प्रीसियस हाथों से बना हुआ खाना खाऊं। तो जेनिंग उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो तोंग कहती है कि ठीक है चलो हम खाना खाते हैं। जेनिंग भी खुश हो जाता है। तो खाना टेस्ट करती है। जेनिंग उससे एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि कैसा है। तो तोंग कहती कि बुरा नहीं है, तुम खाकर देखो। तो भी जेनिंग खाकर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो तोंग कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया। तो वो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में तोंग ऑफिस पहुंचती है। तभी लियू दोबारा से तोंग के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आज फिर से तुम लेट हो, तुम्हारे 500 फिर से कट गए। तोंग उससे कहने लगती है कि आज तुम्हें आधे घंटे जल्दी आई हूँ। तो लियू कहने लगती है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यहाँ पर आधे घंटे का मतलब 1 घंटा होता है, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है जहाँ पर तुम जब चाहे आ सकती हो। तभी वहाँ पर जेनिंग आ जाता है, जिसे देखकर तोंग कहने लगती है कि ये आपका भी पैसा काटेगी, क्योंकि आप तो कंपनी के ऑनर हो, आपको तो 2 घंटे पहले आना चाहिए। जो सुनकर जेनिंग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कौन सा रूल है। तो लियू कहती है कि मैं तो बस कंपनी की भलाई सोच रही हूँ। तो जेनिंग कहता है कि ठीक है, अब डेली तुम आधे घंटे पहले आओगी और अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो तुम्हारे 1000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी एम्प्लॉयज अपने टाइम पर ऑफिस आएंगे। और वहाँ से चला जाता है। लियू के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तोंग उससे कहने लगती है कि आज से कंपनी आपके भरोसे है और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तोंग की सिस्टर लेनो से कॉल करते हुए कहती है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और अभी तक हम उस इंसान और उसकी फैमिली से नहीं मिले हैं जिससे तुमने शादी की है। तो तोंग कहती कि ठीक है, मैं उसे आपसे मिलाने के लिए लेकर आ जाऊंगी और कॉल कट कर देती है। लिन सोचने लगती है कि उसकी फैमिली आएगी तो मैं इन कपड़ों में तो उससे नहीं मिल सकती, तो शॉपिंग करने चली जाती है। और वो शॉपिंग से वापस आ रही थी तभी जो उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने 1000 रुपये कहाँ खर्च कर दिए। तो लिन कहती है कि तुमने ही कहा था
कि मैं तोंग के हस्बैंड और उसकी फैमिली को घर पर बुलाऊं, तो मैंने थोड़े से कपड़ों की शॉपिंग कर ली है। तो जू कहने लगता है कि इतने पैसे में तो 30-40 कपड़े आ जाते हैं। जरूर तुम किसी महंगे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गई होगी, जाकर ये सारे कपड़े वापस करो। और लिन को डांटकर कॉल कट कर देता है। तभी जू के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि मैनेजर, मैंने आपके लिए ग्रेप्स वॉश किए हैं, और उसे फ्लर्ट करने लगती है। तो जू उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो वो कहती है कि आप तो एक मैरिड मैन है। तो जू लिन की बुराई करने लगता है कि वो तो बिल्कुल बेकार है। तो वो लड़की कहती है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि जब मैं उसे डिवोर्स दूंगा तो मुझे अपनी कार और घर में से उसे हिस्सा देना होगा, जिसका लोन मैंने खुद दिया है, और मेरे पास फ्री की नैनी भी तो है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उस लड़की को मनाने की कोशिश करने लगता है कि मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो लड़की सोचने लगती है कि मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे बस तुम्हारी वाइफ की पोजीशन चाहिए। इधर लिन सोचते हुए जा रही थी कि कैसा लगेगा अगर मैं बेकार से कपड़े पहनूंगी उनके आने पर। तभी गलती से लिन से मिंग की रोल रॉयस पर स्केच पड़ जाता है। मिंग तुरंत जाकर चेक करता है और लिन से कहने लगता है कि ये मेरी न्यू कार थी। लिन जैसे ही देखती है वो मिंग से माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मैं आपके पैसे दे दूंगी। तो मिंग कहता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो लिन उसे लैंडलाइन नंबर देती है और कहती है कि जब आप इसे ठीक करवा लो तो मुझे बता देना, मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगी। तो मिंग लैंडलाइन नंबर देकर कहने लगता है कि यह नंबर है। तो लिन तुरंत उसे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना आईडी प्रूफ देती है और कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। मिंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, सोचने लगता है ये सिंसियर है, और ओके कहता है, जिससे लिन खुश हो जाती है और थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिंग को जेनिंग का कॉल आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम आज उससे मिलोगे। तो मिंग उसे बताता है कि मेरी न्यू रोल रॉयल्स पर स्केच लग गया है, लेकिन मैं तुमसे मिलता हूँ। इधर लिन तोंग को ये सब कुछ बताती है। तो तोंग कहने लगती है कि वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो लिन कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मैंने जू को बोला तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि आज मैंने पहले ही 1000 की शॉपिंग कर ली थी और वो उसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो तोंग कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं अरेंज कर लूंगी। तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो तोंग कहती कि हम फैमिली है, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद तोंग टेंशन में घर पहुंचती है। जेनिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वो कहती कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि चलो हम साथ में नाइट स्नैक खाते हैं। तो तोंग कहती कि आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले खा लो, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा चिंता में क्यों हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो तोंग उसे सब कुछ बता देती है। जेनिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि रोल रॉयल्स तो आज मिंग की भी खराब हुई थी, और तोंग से पूछता है कि उसका कलर क्या था। तो तोंग उसे बताती है कि ब्लैक कलर की थी, जो लिमिटेड एडिशन है। तो जेनिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तोंग उसे मना करती है। तो जेनिंग कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो तोंग कहती है कि हम बस 1 साल के लिए एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पर शादीशुदा है, तो मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ। बेशक तुम अमीर हो, लेकिन फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी होंगे। तो जेनिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फेवर नहीं कर रहा हूँ। जो कार में स्क्रैच लगा था वो मेरे फ्रेंड की कार थी, और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और उनकी अपनी कार रिपेयर शॉप है, तो उन्हें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो तुम खुश हो जाती है। जिसके बाद जेनिंग मिंग को कॉल करता है, उसे बताता है कि जो तुम्हारी कार पर स्क्रैच हुआ था वो मेरी वाइफ की सिस्टर से हुआ था, तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा कितना खर्चा है, मुझे पता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मिंग कहता है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जेनिंग कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी बताओ। तो मिंग कहता है कि ठीक है, तुम मुझे 9000 पे कर देना। वैसे तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी को पसंद नहीं करते, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जल्द से जल्द उसे बता दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसे काफ़ी एडवाइसेस देने लगता है, लेकिन जेनिंग तो उसका कॉल कर देता है। तभी तोंग वहाँ आ जाती है और उससे अंदर आने के लिए परमिशन मांगती है। तो जेनिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो तोंग उससे कहती है कि क्या तुम्हारी उससे बात हुई। तो वो कहता है कि हाँ, उसने 9000 मांगे हैं। जिससे तोंग तो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, मुझे तो लगा कि पता नहीं मुझे कितना ही पे करना पड़ेगा। और उससे पूछती है कि इस वीकेंड क्या तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरी फैमिली से मिलोगे। तो जेनिंग कहते हैं कि हमारी शादी में कुछ भी शादी जैसा नहीं है, क्या फिर भी तुम चाहती हो। तो तोंग हाँ कहती है। तो वो तैयार हो जाता है। तोंग गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेनिंग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद तोंग सब कुछ अपनी सिस्टर लिन को बताती है। तो लिन भी खुश हो जाती है। तोंग उसे कहती है कि हम इस वीकेंड आ रहे हैं। तभी जेनिंग उसके सामने आ जाता है। तो तोंग कहती है कि क्या है। तो वो कहता है कि तुमने ही तो कहा कि हम तुम्हारी फैमिली से मिलने जाने वाले हैं, तो ये कैसा है। तो तोंग कहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी मेरी फैमिली से छिपाना चाहते हो, और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन ऐसे सूट बूट में फैमिली डिनर पर नहीं जाता। तो जेनिंग कहता है कि मेरे पास सूट के सिवा और कुछ नहीं है घर पर। तो तोंग कहती है कि ठीक, चलो हम शॉपिंग पर जाते हैं। तोंग उसे एक शर्ट देती है ट्राई करने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन तोंग उसे इंसिस्ट करती है, तो वो हाँ बोल देता है। वो शर्ट पहनकर निकलता है। जैसे ही सालसुमन उसे देखती है तो कहने लगती है कि ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है, क्या आप इसे खरीदेंगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसका मटेरियल बहुत बेकार है। तभी तोंग शर्ट पहनकर बाहर आती है। जेनिंग उसे देखता ही रह जाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो वो कहती है कि अगर आप दोनों ये नहीं खरीदना चाहते तो मैं इसको वापस इतने में ही। तभी जेनिंग उसे पे कर देता है और कहता है कि हमें खरीदना है। तो वो कार्ड लेकर चली जाती है। तोंग उसे कहती है कि ये कपल शर्ट है। तो जेनिंग कहता है कि तो क्या हुआ। तो वो कहती है कि हमारी फेक मैरिज है। तो वो कहता है कि मैरिज तो मैरिज होती है, वैसे भी इसका मटेरियल बहुत अच्छा है।
जेनिंग तोंग को और शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, लेकिन वो कहीं पर चली जाती है। जेनिंग उसे ढूंढने लगता है, तभी तोंग वापस आती है। वो उससे कहता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी, तो वो बताती है कि वहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, तो मैं हमारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जेनिंग कहता है कि मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता, तो तोंग उससे कहती है कि एक बार ट्राई तो करो, और उसे खिलाती है। तो जेनिंग को भी पसंद आता है और दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं और घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। तभी तोंग को याद आता है कि कल के लिए उसे एक प्लॉटेड प्लांट लेना था, जो कि वो लिन को दिखाना चाहती थी। तो जेनिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, और अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है। जेनिंग तोंग को प्लांट दिखाता है, जिससे तोंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और पूछने लगती है कि ये तो बहुत महंगा आया होगा ना, ये कितने का है। तो जेनिंग कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारा तो सारा काम तुम्हारा असिस्टेंट करता है ना, तो मैं कल उसी से पूछ लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तोंग जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर जेनिंग तुरंत उसके पास आता है। तोंग उससे कहने लगती है कि देखो मेरे लिप्स स्वेल हो गए हैं, और तुम्हारे भी। तो जेनिंग कहता है कि कल हमने इतना स्पाइसी खाना जो खाया था, तो ये होना तो नॉर्मल है। तो तोंग कहती कि नॉर्मल नहीं है, अभी हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं और ये देखकर क्या सोचेंगे। तो जेनिंग कहता है कि वैसे भी हम मैरिड हैं, तो ये तो हमारा प्रूफ भी होगा ना। तो तोंग कहती कि बिल्कुल नहीं, और हम 1 साल के बाद अलग होने वाले हैं, तो मैं बाद में कैसे शादी कर पाऊंगी, मुझे मेडिसिन अप्लाई करनी होगी, और वहाँ से चली जाती है। जेनिंग सोचने लगता है कि अभी भी ये शादी करने का सोच रही है। तोंग मेडिसिन अप्लाई करने वाली थी, तभी जेनिंग कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो तोंग उसे मेडिसिन दे देती है। जेनिंग मेडिसिन जानबूझकर नीचे गिरा देता है। तोंग तुरंत खड़ी होकर मेडिसिन उठाने लगती है, तभी वो गिरने लगती है और जेनिंग उसे संभाल लेता है, और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जेनिंग उसके और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और उसका भाई इचेंग आ जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रैंडमा तो नाटक करने लगती है कि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, लगता है मुझे अपनी आंखें चेक करवानी होगी, और इचेंग को वहाँ से ले जाती है। तोंग तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि ये सब क्या हो गया, लेकिन जेनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद इचेंग और तोंग आपस में बातें कर रहे थे। तोंग कहती है कि तुम दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इचेंग कहने लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप कितने अच्छे से बात करती है और सबको खुश कर देती है। तभी तो जेनिंग आपसे इतना ज़्यादा अटैच है। जेनिंग और ग्रैंडमा इधर एक साथ बैठे हुए थे, तो जेनिंग का सारा ध्यान तो उन दोनों में ही था। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम तोंग को डिवोर्स देना चाहते हो। तो जेनिंग ग्रैंडमा से कहने लगता है कि अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मुझे ये जानना है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, और उठकर वहाँ से उनके पास चला जाता है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये तो अपने ही छोटे भाई से जेलस हो रहा है। जेनिंग उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तो इचेंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपकी तारीफ कर रहे थे और आपको हैंडसम बोल रहे थे। तभी डोर पर कोई आता है, तो हम गेट खोलती है, जहाँ पर लिन और जू आए हुए थे। जू कहने लगता है कि ये घर इतना बड़ा नहीं है। तभी वहाँ पर जेनिंग भी आ जाता है, जिसे देखकर लिन उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। तो जेनिंग उसे थैंक यू कहता है और दोनों को ही अंदर आने के लिए कहता है। तोंग और जेनिंग वहाँ से अंदर चले जाते हैं। जू लिन से कहने लगता है कि क्या फ़ायदा हैंडसम होने का, ये तो सिर्फ 5,000 ही कमाता है, जिससे ये ना तो कार ले पाएगा और ना ही घर। लेकिन लिन जो को चुप रहने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर ग्रैंडमा लिन से कहती है कि मुझे पता लगा कि आप लोगों ने अपने रियल पेरेंट्स बचपन में ही खो दिए थे, और तब से आप ही तोंग को पाल रहे हो, और तोंग बहुत अच्छी लड़की है। तो जो कहने लगता है कि इनका सारा खर्चा तो मैं उठा रहा हूँ, मैंने इसे शरण दी है। तो तोंग भी कह देती है कि मैं घर का रेंट पे कर रही थी, और इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती थी, लेकिन अब मैं आपका घर छोड़ चुकी हूँ। तो जो कहने लगता है कि अभी ये बात करने की क्या ज़रूरत थी, और कहता है कि मैं अकेले घर का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा, तुम्हारी बहन भी कमाती नहीं थी। तो तोंग कहती है कि आपकी वजह से ही मेरी सिस्टर ने जॉब छोड़ी थी, क्योंकि आप ही चाहते थे कि वो बच्चों को संभाले और बच्चे पैदा करें, वरना अभी तक तो वो जनरल मैनेजर होती। तीनों आपस में बहस करने लगते हैं, जो देखकर जेनिंग को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। तभी इचेंग उन सबको रोकता है और कहता है कि चलो पहले हम सब खाना खा लेते हैं। तो सभी लोग मान जाते हैं। तभी जो फिर से नाटक करता है और कहता है कि मुझे पानी पीना है, और अपनी वाइफ लिन को सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। लिन उठकर उसे पानी सर्व करती है। तो जो फिर से लिन से कहने लगता है कि मुझे गर्म पानी पीना था, तुम बिल्कुल भी काम की नहीं हो। जो देखकर तोंग को तो बहुत गुस्सा आता है। जेनिंग उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर आपको गर्म पानी पीना है तो किचन में जाकर पी सकते हो। तो जो कहता है कि मैं किचन में जाकर क्यों पीऊँ जब मेरी वाइफ यहाँ पर है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तभी जेनिंग कहता है कि जब तुमने शादी की है तो पार्टनर्स इक्वल होते हैं। तो जो तो जेनिंग पर ही भड़क जाता है कि तुम 5,000 कमाने वाले मुझे समझाने बैठे हो। माना कि तुमने तोंग से शादी कर, लेकिन तुम्हारे पास इतना हक नहीं बनता कि तुम मुझे भाषण दो। लेने से चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जो तो उतना ही ज़्यादा बोली जा रहा था और कहता है कि तुमने तो हमें डाउरी भी नहीं दी, जो ब्राइड प्राइस होती है, और उनसे पैसे मांगने लगता है। तो लिन कहती है कि तोंग जब से 18 साल की हुई है तब से वो अपना खर्चा खुद उठाती है और हमें भी पैसे देती थी, तो तुम डाउरी अमाउंट क्यों मांग रहे हो। तो जेनिंग कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो तोंग जेनिंग को मना करती है और कहती है कि तुमने मुझे नहीं पाला है, मेरी सिस्टर ने पाला है, तो तुम पैसे मांगने वाले होते कौन हो। तो जो कहता है कि उसके पैसे मेरे पैसे हुए हैं, और जेनिंग से कहने लगता है कि मैंने इसे अपने घर में रखा है, खाना दिया है, पानी दिया है, सही लाइफ दी है, तो उसके हिसाब से तुम्हें मुझे 5 लाख देने हैं। ग्रैंडमा इचेंग से चेक निकालने के लिए कहती है। तो तोंग ग्रैंडमा को मना करती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि ये ऐसे ही बोलता रहेगा जिससे हमारी बेइज्जती होगी, और वो 5 लाख का चेक जो को दे देती है। लिन जो को कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो, तुम उसका पैसा कैसे ले सकते हो।
लेकिन जो तो बेशर्मों की तरह चेक लेकर जेब में रख लेता है और जेनिंग उससे कहता है कि अब तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चुपचाप खाना खा लो। जिसके बाद ग्रैंडमा जा रही थी तो टॉम ग्रैंडमा को रोकती है और कहती है कि क्यों ना आप यहीं पर रहे। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं यंग कपल के बीच में नहीं रहना चाहती और जो मैंने तुम्हें समझाया है उसको जरूर ध्यान में रखना। और जेनिंग को घूरकर वहाँ से चली जाती है। तो जेनिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो टॉम से पूछता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें क्या कहा था। तो टॉम उसे नहीं बताती और कहती है कि मैं सिस्टर की हेल्प करने किचन में जा रही हूँ और वहाँ से लिन के पास चली जाती है। लिन टॉम से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। तो टॉम कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, बस जेनिंग मेरे साथ है, बस यही बड़ी बात है। वैसे भी जू होता ही कौन है, वैसे जो मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख डलवाए थे वो मुझे वापस चाहिए। तो लिन मान जाती है। इधर जेनिंग और जोब आपस में बातें कर रहे थे। जेनिंग उससे कहता है कि चलो हम भी सिस्टर और टॉम की हेल्प करते हैं। तो जो कहता है कि वो लड़कियों का काम है, हमारा नहीं। तो जेनिंग इनफ एक्सप्रेशन से वहाँ से जाने लगता है। तो जो उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि जैसे ग्रैंडमा ने 5 लाख का चेक निकाल कर मुझे दे दिया, उससे लगता है कि तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम बैंकरप्ट हो गए थे। जो सुनकर जेनिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो कहने लगता है कि इन दोनों लड़कियों को देखो, ये कितनी ज़्यादा बेकार है, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। इनके पास सिर्फ अच्छी शक्लें हैं और जितनी भोली तुम टॉम को समझते हो वो उतनी ज़्यादा भोली नहीं है। ये दोनों ही ऊंचाई पर जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और उसे टॉम के खिलाफ काफ़ी भड़काने लगता है और कहता है कि वैसे भी मैंने तो खुद के लिए सोच लिया है। तो जेनिंग कहता है कि मैं टॉम के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टॉम और जेनिंग आराम से बैठते हैं। टॉम कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो कल तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और उसे गिफ्ट देती है कि आज तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, जिससे उस जो को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होगा। तो जेनिंग कहता है कि वैसे मुझे ये बताओ कि ग्रैंडमा ने तुम्हें क्या बोला। तो टॉम बताती है कि ग्रैंडमा ने कहा कि तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँ और तुम्हें बाइट करूँ और तुम्हारे साथ सो जाऊँ और तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूँ। तो जेनिंग कहता है कि तुमने मना क्यों नहीं किया। तो टॉम कहती है कि मैं मना क्यों करूंगी भला, इससे ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे देगी तो इसमें मेरा ही तो फायदा है। जो सुनकर जेनिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे जो की बात याद आती है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। टॉम सोचने लगती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। तभी जेनिंग वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आता है। उसे कहता है कि हमारी शादी फेक है और ये डॉक्यूमेंट हमारे बीच के रूल्स को डिफाइन करते हैं। टॉम उसे खोलकर चेक करती है। तो जेनिंग कहता है कि फेक मैरिज की वजह से जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है वो मेरा रहेगा। और ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी के बारे में तो भूल ही जाओ, इसमें साइन कर दो। टॉम तुरंत ही इस पर साइन कर देती है और उसे फाइल देती है। जेनिंग हैरान होते हुए कहता है कि तुमने तो तुरंत इस पर साइन कर दिया है। तो टॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और जब 1 साल के बाद हमारा डाइवोर्स होगा तब मैं तुम्हारे घर से एक चीज़ भी नहीं लेकर जाऊंगी। और रही बात ग्रैंडमा की, तो मैंने उनकी बात इसलिए नहीं काटी क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगा। जिस बात में ग्रैंडमा को खुशी मिलती हो उसमें हाँ बोलने में क्या ही जा रहा है। वैसे भी हम दोनों के रिलेशन के बारे में तो हम दोनों अच्छे से जानते ही हैं, तो तुम चिंता ना लो। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें मिस्टर जेन ही बुलाऊंगी। और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेनिंग को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डॉक्यूमेंट फेंक देता है और गिफ्ट देखने लगता है जिसमें एक कार्ड पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इसके लिए थैंक यू। इसके अंदर 2 कार्ड पड़े हैं जिसमें एक में 5 लाख है जो तुमने ब्रदर इन लॉ को ब्राइड मनी दी थी और दूसरे में 4,000 है जो कि प्लॉटेड प्लान के हैं। और तुम चिंता मत करना, मैं कभी भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। जेनिंग को तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उठकर तुरंत टॉम के रूम के पास चला जाता है। लेकिन फिर सोचने लगता है कि अभी मैं कुछ भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट जेनिंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली है, आप कहाँ पर है। तो जेनिंग कहता है कि उसे कैंसिल कर दो। तभी वहाँ पर टॉम आ जाती है। जेनिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो खा लो। तो वो कहती है कि एग्रीमेंट के अनुसार मैं आपकी कोई भी चीज़ नहीं छू सकती, तो प्लीज़ मेरे लिए खाना मत बनाना। और वहाँ से चली जाती है। जेनिंग टॉम को रोकने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन टॉम कहती है कि मेरे पास अपनी स्कूटी है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन टॉम की स्कूटी बीच में ही बंद हो जाती है। तो जेनिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टॉम मना कर देती है। तभी वहाँ पर नियान भी आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो टॉम बताती है कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है। तो वो कहता है कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। टॉम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेनिंग उसे रोकता है। तो टॉम कहती है कि डॉक्यूमेंट में तुमने ही मेंशन किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिंग तो बहुत ही पछता रहा होता है। जिसके बाद टॉम ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर देखती है कि ल्यू दोबारा से न्यूकमर को परेशान कर रही है। तो टॉम उसे कहने लगती है कि मिस्टर जेन ने पहले ही आपको बोल दिया है कि आपके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टाइम में नहीं आएगा और उसे सुना देती है, जिससे ल्यू वहाँ से चली जाती है। न्यूकमर टॉम को थैंक यू कहती है। दोबारा से ल्यू न्यूकमर के पास आती है, उसे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ साइट पर चलोगे, तो फटाफट कैब बुक कर लो। तो वो कहने लगती है कि आपने तो पहले के भी पैसे नहीं दिए हैं, मैं हमेशा आपके लिए कैब बुक करती हूँ। तो ल्यू से डांटने लगती है। तभी टॉम फिर से उनके बीच में आ जाती है और ल्यू से कहने लगती है कि पहले आप न्यूकमर के पैसे दे दीजिए, उसके बाद ही ये सब बोलिए। वैसे भी ये इंटर्न है, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, क्यों ना आप ही इसका भी पे कर दें। आप बिजी है तो लोग फ्री नहीं हैं। जो सुनकर ल्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो टॉम को कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जेनिंग आता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज कंपनी सबके लिए रेस्टोरेंट में खाना अरेंज कर रही है, जो जितना चाहे उतना खा सकता है। सभी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जेनिंग टॉम से पूछता है कि तुमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, चलो तुम भी खा लो। लेकिन टॉम कहती है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद न्यू कमर थोड़ा दुखी बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर तोंग आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि लियू चाहती है कि आज रात की मीटिंग के बॉस जेंग के प्रोजेक्ट को मैं संभालूं। तो तोंग कहती है कि वो न्यू कमर को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कैसे भेज सकती है। तो वो कहती है कि जेंग बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्यों ना आप मेरे साथ चलो। तो तोंग सोचने लगती है कि वैसे भी मैं जेनिंग को इग्नोर कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है, और उसे हाँ बोल देती है और उसे कहती है लेकिन ड्रिंक कम करना, और वहाँ से चली जाती है। न्यू कमर मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद दोनों ही मीटिंग में पहुंचती हैं, जहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर जेंग कहने लगते हैं कि बहुत हुआ डिस्कशन, और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तो तोंग बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि अभी ये नई इंटर्न है, क्यों ना मैं इसके बदले ड्रिंक कर लूँ। तो मिस्टर जेंग मान जाते हैं, उसे ड्रिंक पिलाने लगते हैं। और इधर जेनिंग तोंग से माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था और साथ में ही उसे प्रपोज करने की भी, कि हमें रियल में शादी कर लेनी चाहिए। तभी वो सोचता है कि ये इतनी लेट हो गई है, आखिर ये अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो असिस्टेंट को कॉल करता है, तो असिस्टेंट बताता है कि आज वो न्यू कमर के साथ मिस्टर जेंग से मीटिंग करने गई है। जो सुनकर जेनिंग तो हैरान हो जाता है, तुरंत वहाँ से निकलता है। इधर मिस्टर जेंग फिर से तोंग को ड्रिंक ऑफर करते हैं। तो तोंग कहती है कि इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। तो मिस्टर जेंग हाँ कहते हैं, तो वो ड्रिंक कर लेती है। तभी मिस्टर जेंग न्यू कमर को इशारा करते हैं और वो ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। और मिस्टर जेंग फिर से तोंग को ड्रिंक देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद पक्का मैं साइन कर दूंगा। तो तोंग उसे पी जाती है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जेंग न्यू कमर को कहने लगता है कि इसके बाद मैं प्रोजेक्ट साइन कर दूंगा और ये कंडीशन रखूंगा कि लियू ही इसकी लीडर बने, और तोंग को वहाँ से ले जाता है। न्यू कमर सोचने लगती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, लेकिन इसी की वजह से लियू मुझे परमानेंट जॉब पर रखेंगे। न जाने तुमने उनका क्या बिगाड़ा है जिससे वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। इधर मिस्टर जेंग तोंग को रूम में ले आते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेनिंग आ जाता है, जिससे मिस्टर जेंग जेनिंग को देखकर हैरान हो जाता है। जेनिंग उसे खींचकर मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को यहाँ पर लाने की और उसे हाथ लगाने की। जो सुनकर मिस्टर जेंग तो हैरान हो जाता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, मुझे नहीं पता था। जेनिंग कहने लगता है तुरंत ही इसे बैंकरप्ट करवाओ। मिस्टर जेंग तो माफी मांगने लगते हैं। तो जेनिंग तोंग को गोद में उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, और वहाँ से चला जाता है। जेनिंग उसे घर ले जाता है, उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है कि अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो क्या होता। तोंग नशे में ही जेनिंग को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे हो। तो वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आपसे तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें गलत कहा, और उसके सिर पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग उठती है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी वो टाइम देखती है और तुरंत ऑफिस जाती हैं, जहाँ सभी लोग उसी के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। तभी तोंग न्यू कमर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो वो भी उससे बात नहीं करती। तभी वहाँ पर लियू भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कांड करने के बाद ऑफिस आने की। जो सुनकर तोंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। लियू कहने लगती है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर जेंग के साथ सो गई और हमारे पास सबूत भी हो। न्यू कमर को आगे खड़ा कर देती है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने देखा था आपको उनके साथ जाते हुए। तोंग कहने लगती है कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें उनसे डर लगता है और मुझे अपने साथ लेकर गई थी। लेकिन लियू तो तोंग को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, तुमने हमारे ऑफिस का माहौल ख़राब कर दिया है, तुम्हें अभी रिज़ाइन देना चाहिए। और सभी लोग यही कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेनिंग आ जाता है और कहने लगता है कि तोंग को नहीं बल्कि तुम्हें रिज़ाइन करना चाहिए। लियू कहती कि ये बहुत बुरी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में खुद को बेच दिया। जेनिंग मिस्टर जेंग को सामने बुलाता है और वो सब कुछ सच सच बता देता है। जो सुनकर तोंग तो हैरान हो जाती है और न्यू कमर को कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो तुरंत लियू के पास जाती हैं। लियू जेनिंग से कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, क्या पता तोंग ने ही इसे कहा होगा। तो जेनिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसे परेशान करने की। जो सुनकर सब समझ जाते हैं एक्चुअल में तोंग प्रेसिडेंट की वाइफ है। न्यू कमर तो तुरंत ही तोंग से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तोंग उसे माफ़ नहीं करती। वही जेनिंग लियू को कहने लगता है कि तुमने अपनी लीडर की पोजीशन के लिए ये सब किया, तुम जैसे इंसान की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और न्यू कमर को भी कहता है कि तुम रेगुलर होना चाहती थी ना, लेकिन अब तुम्हें सिटी में हर जगह बैन किया जाता है। और तोंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि इन सबको पुलिस के हवाले कर दो और जो कुछ भी हुआ है सब उन्हें बता दो। जेनिंग उसे ऑफिस में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो हाँ कहती हैं। वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम पर डाउट किया। तो तोंग कहती है कि उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम बस 1 साल के लिए साथ हैं। तो जेनिंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो तोंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तुमसे कुछ टाइम चाहती हूँ। तो जेनिंग ओके कह देता है और कहता है कि चलो आज हम डिनर पर चलते हैं। तो तोंग भी मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में तोंग जेनिंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। तो जेनिंग कहता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तो तोंग उसे ब्रेकफास्ट पैक कर देती है और कहती है कि कभी भी ब्रेकफास्ट किए बिना नहीं रहना चाहिए। जेनिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी असिस्टेंट कहता है कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्या बात है। तो जेनिंग कहता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि ब्रेकफास्ट किए बिना नहीं रहना चाहिए, तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। और फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारे पास तो वाइफ ही नहीं है।
जो तुम्हें टिफिन पैक करके दे। असिस्टेंट सोचने लगता है कि मुझे लगा कि आपको मेरे लिए चिंता है, लेकिन आप तो मुझे सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में तोंग की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर यही आपस में बातें कर रहे थे। स्टेप मॉम कहती है कि अब हम जल्दी ही फेमस होने वाले हैं क्योंकि तोंग ने जेनिंग से शादी कर ली है और अब हम उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं और जेनिंग के बराबर पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि जेनिंग किसी लड़की के पीछे रहेगा। तो यही कहने लगती है कि अगर जेनिंग उस टोंग को पसंद कर सकता है तो मुझे तो कई गुना ज़्यादा पसंद कर सकता है। क्यों ना मैं ही मिसेस जेन बन जाऊँ, जिससे हमारा ऊंचाई पर पहुंचना और भी ज़्यादा आसान होगा। स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, तो मैं जेनिंग को अपने जाल में फंसाना होगा। नेक्स्ट सीन में तोंग शॉपिंग कर रही थी, तभी स्टेप मॉम उसके पास पहुंच जाती है। तोंग अपनी स्टेप मॉम को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है। स्टेप मॉम तो बड़े ही प्यार से उससे बातें करने लगती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम कभी अपने हस्बैंड को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पर आओ। तो तोंग कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो वो कहती है कि तुम बहाना ढूंढ रही हो और फिर कहने लगती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम सनी लॉ को लेकर जरूर घर पर आना। और वहाँ से बिना तोंग का जवाब सुने चली जाती है। इधर असिस्टेंट जेनिंग के पास जाता तो जेनिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तोंग के साथ रहना। तो असिस्टेंट बताता है कि अब वो घर पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उनसे मिली थी और पब्लिक में होने का फायदा उठाकर उन्हें जबरदस्ती घर आने के लिए कहा था डिनर के लिए। जिसके बाद जेनिंग घर पहुंचता है, दोनों खाना खा रहे थे। तो जेनिंग कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं और सोचने लगती है कि क्या मुझे इसे बताना चाहिए, लेकिन ये गुस्सा करेगा। फिर जेनिंग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अभी तक अपने पेरेंट्स के घर नहीं लेकर गई। जो सुनकर तोंग कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही स्टेप मॉम के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर स्टेप मॉम तो बड़े ही प्यार से जेनिंग और तोंग से बातें करने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तोंग को इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा, जो 10th करके यहाँ से चली गई थी और इसने तो ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं की। वो कहीं ना कहीं तोंग की बुराइयां कर रही थी, जो कि जेनिंग अच्छे से समझ रहा था। तभी वहाँ पर नाटक करते हुए यही आ जाती है। स्टेप मॉम यही को जेनिंग की तरफ कर देती है और वो उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिंग उससे हाथ नहीं मिलाता। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करो और कहने लगती है कि ये तोंग का बचपन से ही बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तो जेनिंग कहता है कि हाँ, एक ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए अब्रोड गई और दूसरे ने अपना ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं किया। पता ही चल रहा है कि कितना अच्छे से ख्याल रखा गया है। स्टेप मॉम तोंग से कहने लगती है कि तुमने हमारे बारे में इन्हें क्या बताया है। तो जेनिंग कहता है कि इसने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस फैमिली में मैंने शादी की है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो यही कहने लगती है कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन जेनिंग उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि आपने हमें डिनर के लिए यहाँ पर बुलाया है, तो क्या डिनर नहीं करवाना है। तो स्टेप मॉम उन्हें ले जाती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। जेनिंग तोंग को बड़े अच्छे से खाना खिला रहा था, जिसे देखकर ये तो काफ़ी जेलस हो रही थी। वो भी जेनिंग को कहती है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसे सी फूड खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, चाहे तुम तोंग से पूछ लो। तो तोंग कहती है कि हाँ, इन्हें सभी सी फूड से एलर्जी है और यहाँ पर ज़्यादातर डिशेज सी फूड ही बना रखी है, तो ये नहीं खा पाएंगे, लेकिन मैं खा लूँगी। जिससे यही को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम और यही आपस में बातें कर रहे थे कि हमने इतना टाइम लगाकर सी फूड बनाया, लेकिन उसने तो चखा भी नहीं। हमें और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है क्योंकि आज वो दोनों यहीं पर रहने वाले हैं। इधर तोंग और जेनिंग आपस में बातें कर रहे थे। तोंग कहती है कि मेरा पेट तो फुल हो गया। जेनिंग कहता है कि लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो तोंग उसे चिढ़ाती है कि तुम्हें तो सी फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, झूठे कहीं के। तो जेनिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो तोंग कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की हर हरकत के बारे में जानती हूँ, कि तुम बस नाटक कर रहे थे। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है और कहने लगती है कि तोंग मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में, और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तो जेनिंग तोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। और तोंग स्टेप मॉम के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर यही आ जाती है और जेनिंग को कहती है कि तुम्हें खाने के बाद चाय पीना पसंद है, लो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। तो जेनिंग कहता है कि स्टेबल पर रख दो और जाओ, मैं अकेले तोंग का वेट करना चाहता हूँ। तो यही उसे कहने लगती है कि क्या तुम तोंग को पसंद नहीं करते, तुमने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया और अभी तुम चाय भी नहीं पी रहे हो। तो वो चाय पी लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया तो तुम जा सकती हो। यही उसे सिड्यूस करने लगती हैं। जेनिंग उसे खुद से दूर करता है। तो यही कहने लगती है कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं वो हर चीज़ कर सकती हूँ जो वो कर सकती है। तभी जेनिंग को चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाता है कि इस चाय में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन यही तो उसके करीब जाते हुए कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ। इधर स्टेप मॉम तोंग से कह रही होती है कि तुम मिसेस जेन की पोजीशन छोड़ दो यही के लिए, जो सुनकर तोंग ने कहती है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे भी जेनिंग इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। तो स्टेप मॉम कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो पहले से ही यही पर फिदा है, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर यही के रूम में चेक कर लो, वो दोनों एक साथ ही होंगे। जो सुनकर तोंग तुरंत वहाँ से चली जाती है और वो एक ही रूम के पास पहुंचकर देखती है जहाँ पर यही जेनिंग के कपड़े खोल रही थी। ये देखकर वो वहाँ से चली जाती है। यही जेनिंग के कपड़े खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिंग उसे खुद से दूर करता है। यही उससे कहने लगती है कि मुझ में क्या कमी है, मैं तोंग से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। तो जेनिंग कहने लगता है कि तोंग का एक बाल भी तुमसे बेहतर है, तो खुद को उससे कंपेयर मत करो, और उसे खुद से दूर करके वहाँ उसे लॉक करके चला जाता है और वो तोंग के रूम में जाता है, जहाँ पर तोंग पहले से ही दुखी थी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब उसकी सारी बातें झूठी थी। तभी जेनिंग वहाँ पर पहुँचता है और उसे किस करने लगता है। तोंग उसे खुद से दूर करती हुई कहती है कि अभी तो तुम यही के रूम में थे, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जेनिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे किस करता है।
मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैनिंग की आँख खुलती है और वो टॉम को देखकर कहता है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ था। तो टॉम कहती है कि शायद तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी कि तुम मेरे साथ थे। तो जैनिंग कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो टॉम कहती है कि कल रात मैं रूम के बाहर से निकल रही थी तो मैंने तुम दोनों को देखा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि जब तक हम मैरिड है तब तक एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। तो जैनिंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो टॉम कुछ नहीं कहती। तो जैनिंग उस पर भड़क जाता है कि अच्छा तो तुम्हारी नज़रों में मैं ऐसा हूँ, मुझ पर और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जिसके बाद जैनिंग वापस घर जा रहा था तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम यहीं पर क्यों नहीं रह लेते। तो वो कहता है कि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, और टॉम को चलने के लिए कहता है। तभी स्टेप मॉम टॉम से कह देती है कि तुम तो यहाँ पर रह सकती हो। तो टॉम हाँ कह देती है, लेकिन जैनिंग मना करता है। तो टॉन्ग स्टेप मॉम से कहती है कि मैं जैनिंग की तरह इतनी ज़्यादा बिजी नहीं रहती, तो मैं यहाँ पर रहूँगी, और वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं जैनिंग के साथ रहूँ या ना रहूँ। जैनिंग टॉन्ग को घूरता और कहता है कि ठीक है तो फिर, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और टॉन्ग घर के अंदर चली जाती है। यही स्टेप मॉम से कहती है कि जैनिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वो कहती है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन एक बात तो है कि कल रात के बाद उनके बीच में जरूर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसके बाद जैनिंग ड्रिंक कर रहा था और मिंग से कहता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल रात मैंने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर यही से दूर होकर उसके पास आया था, लेकिन फिर भी उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो मिंग उससे कहता है कि तुमने कहा कि सिस्टर इन लॉ तुमसे गुस्सा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें और यही को साथ में देखा, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि तुम्हारे बीच क्या हुआ है। अगर कोई भी अपने पार्टनर को इस तरह से देखेगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि वो उसे धोखा दे रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुमने कभी भी सिस्टर इन लॉ को अपने दिल की बात बताई नहीं। तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि तुम उन्हें कितना पसंद करते हो, और तुमने कभी भी किसी वुमन को हाथ तक नहीं लगाया है। जब तक तुम उन्हें अपनी फीलिंग नहीं बताओगे कि तुम उनके साथ रहना चाहते हो, और जब तक उस रात की बात को एक्सप्लेन नहीं करोगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। तो जैनिंग समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी स्टेप मॉम के घर बहुत सी ज्वेलरी लेकर पहुँचता है, जो देखकर दोनों ही माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान भी। तो आदमी बताता है कि मिस्टर जैन ने ये सब कुछ भेजा है, और वो एक कार्ड देने लगता है। तो हम उस कार्ड को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही स्टेप मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि ये ज़रूर यही के लिए होगा, और यही उसे पढ़ने लगती है जिसमें जैनिंग माफ़ी मांग रहा था कल रात के लिए, और कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जो पढ़कर यही समझने लगती है कि वो कल रात की गलती की वजह से मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और कहती है कि ये सारे गिफ्ट मेरे हैं। स्टेप मॉम उस आदमी से कहती है कि उन्हें जाकर बोलो कि हमें ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसने उन्हें माफ़ कर दिया। तो आदमी वहाँ से चला जाता है। दोनों ही जैनिंग की दी हुई ज्वेलरी को देखने लगते हैं, लेकिन बेचारी टॉन्ग दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। तो स्टेप मॉम उसे सुनाने लगती है कि तुमने देख लिया ना कि जैनिंग यही को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। तो टॉन्ग कहती है कि तुम खुश रहना। तो यही कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लेसिंग का क्या करूँगी, तुम जल्द से जल्द अपनी मिसेस जैन की पोजीशन छोड़ दो। तो स्टेप मॉम भी उसे डाइवोर्स लेने के लिए कहती है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो तुम यही का रास्ता साफ कर दो। तो ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो आदमी जैनिंग को जाकर बताता है स्टेप मॉम ने कहा है कि उन्हें गिफ्ट पसंद आए। तो जैनिंग कहता है कि स्टेप मॉम क्यों जवाब दे रही है, मैंने तो टॉन्ग से मांगा था, और उस आदमी से सबके एक्सप्रेशन के बारे में पूछता है। तो आदमी बताता है कि एक लड़की को कोई भी मतलब नहीं था, और बाकी दो ज्वेलरी की तरफ देख रही थी, और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। जैनिंग तो सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्या है, उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, आखिर गलती कहाँ हो गई। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप अपनी फीलिंग को अच्छे से बयान नहीं कर पाते, इसी वजह से इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। क्यों ना आप मैडम के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, जिससे वो आपकी फीलिंग को अच्छे से जान पाएंगे। इधर टॉन्ग सोचते हुए जा रही थी, तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और पार्टी का इन्विटेशन देता है और कहता है कि आप ज़रूर आना। तो टॉन्ग कहने लगती है कि क्या ये पार्टी किसी और के लिए रखी है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप पार्टी में ज़रूर आइएगा, और खुद से कोई भी इमेजिनेशन मत बनाना। और वहाँ से चला जाता है। पार्टी के बारे में यही और स्टेप मॉम को पता चल जाता है। तो इमेजिन करने लगती है कि जैनिंग मुझे प्रपोज करने के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि क्या पता वो तुम्हें कोई सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। दोनों माँ बेटी बिना इन्विटेशन के ही पार्टी में पहुँच जाती है। यही अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें इनविटेशन की क्या ज़रूरत है, आते तुम ही पार्टी की रौनक हो, तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी। दोनों अंदर जाने लगते हैं, तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने देता। मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। जैनिंग की होने वाली वाइफ है ये, और मैं उनकी मदर इन लॉ। तो सिक्योरिटी गार्ड फिर भी उनकी एक बात नहीं मानता। तभी टोंग वहाँ पहुँच जाती है कार्ड के साथ, जो देखकर यही टोंग का कार्ड छीन लेती है और कहने लगती है कि अच्छा तभी हमारे पास कार्ड नहीं पहुँचा क्योंकि तुमने वो चुरा लिया था। और टोंग को ही ब्लेम करने लगती है कि ये कार्ड चुरा कर यहाँ पर पहुँच गई, तुम्हें जैनिंग ने छोड़ दिया, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टोंग कहती है कि मुझे कार्ड किसी ने दिया है, मुझे वापस दो, और यही से लेने लगती है। लेकिन स्टेप मॉम तो उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जगह लेने वाली, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है और फिर भी तुम जैन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के सपने देख रही हो। आज जैनिंग मेरी बेटी को प्रपोज करने वाला है सबके सामने, तो तुम उससे डिवोर्स लेने की तैयारी करो जल्द से जल्द। और दोनों वहाँ से कार्ड लेकर चले जाते हैं। टोंग सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो टोंग बताती है कि किसी ने मेरा कार्ड ले लिया।
तो असिस्टेंट कहता है कि आपको कार्ड की क्या ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलो, और उसे अंदर ले जाकर कहता है कि आप एंजॉय करो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। तभी तोंग सुनती है जहाँ पर आपस में लोग बातें कर रहे थे कि आज जेनिंग अपने प्यार को प्रपोज करने वाला है, जो सुनकर तोंग सोचने लगती है कि अच्छा तभी मुझे यहाँ पर बुलाया गया है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। तभी तोंग यहीं से टकरा जाती है तो वो तोंग पर भड़क जाती है, तुम यहाँ पर कैसे आई और तुमने मेरी ड्रेस भी खराब कर दी। तोंग उससे माफ़ी मांगती है तो यही उससे कहने लगती है कि तुम नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो, तो तोंग कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तभी वहाँ पर स्टेपॉम भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम अंदर कैसे आई। तो यही तोंग की शिकायत लगाने लगती है कि इसने जानबूझकर मेरे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं स्टेज पर जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी। तो वो तोंग को देखते हुए कहने लगती है कि माना इसके कपड़े गरीब है पर एलिगेंट है, तुम इसके कपड़े पहन सकती हो, और बॉडीगार्ड को कहने लगती है कि इसके कपड़े निकाल दो। तभी जेनिंग की अनाउंसमेंट होती है और जेनिंग अपनी फीलिंग बताने लगता है कि मैं उस रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैंने ये पार्टी इसीलिए रखी है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। यहाँ पर सभी लोग एक को ही कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि जेनिंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी उन्होंने पब्लिकली अपनी फीलिंग बताने का डिसाइड किया। स्टेप मॉम यही से कहती कि तुम स्टेज पर जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। यही जेनिंग के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो जेनिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं कहा है बल्कि तोंग के लिए कहा है। और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने फ्लावर पार्टी रखी है। मैं उस रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके पास आकर अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तोंग भी मान जाती है और बहुत खुश हो जाती है। वही दोनों माँ बेटी तो वहाँ से खिसक लेती है। ये अपनी मॉम से कहती है कि आज जेनिंग की वजह से मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदा फील होना पड़ा। यहाँ पर कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। तो मॉम कहती है कि अभी ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन जेनिंग ने जो ज्वेलरी बॉक्स दिए थे वो भी जरूर तोंग के लिए ही होंगे। जब तक उन्हें याद नहीं आता तब तक हम उन्हें कहीं पर छुपा देते हैं और दोनों मिलकर घर पहुंच जाते हैं और ज्वेलरी बॉक्स देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेनिंग और तोंग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर दोनों ही डरने लगती है। तो जेनिंग कहने लगता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तुम लोग मुझे उस दिन का एक्सप्लेनेशन करो कि तुम लोगों ने मुझे ड्रग क्यों दिया था और यही के कमरे में क्यों भेजा था, जिससे मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो तोंग जेनिंग को सॉरी कहने लगती है। तो जेनिंग कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। और उन लोगों से तोंग के गिफ्ट मांगता है तो मॉम बताती है कि टेबल पर रखा हुआ है। बॉडीगार्ड जाकर चेक करता है और हमें इशारा देता है। जेनिंग कहता है कि मुझे उन ज्वेलरी से मतलब नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने फ्रॉड करके ये सब किया है, अगली बार से मेरी वाइफ को परेशान किया तो देख लेना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। तो यही अपनी मॉम से कहने लगती है कि मुझे जेनिंग से शादी करनी थी। तो मॉम कहती है कि अभी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इधर तोंग जेनिंग से कहती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्या हुआ। तो तोंग कहती है कि सभी लोग बातें कर रहे थे कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा के जैसे। तो जेनिंग कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए और ना तुम दूसरों की बातों पर भरोसा मत किया करो। और तोंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जेनिंग तोंग को ऑफिस ले जाता है और कहता है कि मैं बस अभी 2 मिनट में आया। तभी वहाँ पर जुलू आ जाती है, जो तोंग के साथ बचपन में पढ़ी थी, और वो तोंग को सुनाने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जैसे गरीब भिखारी यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और बताती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ का डायरेक्टर है, तुम बताओ तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। चलो छोड़ो, वैसे भी कोई क्लीनर या वॉचमैन ही होगा और दिखने में भी काफ़ी गंदा होगा। तभी जेनिंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ इसका हस्बैंड। जो देखकर जुलू तो हैरान हो जाती है और जेनिंग से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। तो जेनिंग कहता है कि अगर ये मेरी वाइफ नहीं होती तो तुम इसे बुली कर सकती थी, मुझे ऐसा लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपने हस्बैंड को बोलो कि कल से उसे जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चला जाता है। जुलू तो परेशान हो जाती है। तोंग जेनिंग से कहती है कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम कब तक मेरे लिए दूसरों को जॉब से निकालते रहोगे। तो जेनिंग कहता है कि हमेशा के लिए, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। और यहीं पर यह ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।